हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेट 3 होगा और ये आए हुए क्वेश्चंस जो यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे उन सब का कलेक्शन है। इन कलेक्शन की श्रेणी में या क्रम में हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को सारे क्वेश्चन सुनने होंगे। कारण क्या है कि ये आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, कोई बुक उस तरीके की नहीं है कि पूरी की पूरी किताब है, नहीं, ये आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है और सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 वीडियोस इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आप इनको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया गया है वहाँ जा करके देख सकते हैं। पर्टिकुलर जो है हम वीडियो भी शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किसने थी? ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक असैनिक सेवक थे और इसकी पहली जो स्थापना जो हुई थी वो सन था 1885 और टोटल जो प्रतिनिधि थे जिन्होंने पहले अधिवेशन में भाग लिया था 72 थी उनकी संख्या, 72 संख्या थी उनकी। और जो पहला अधिवेशन हुआ था हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था बम्बई में। और बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि उसकी अध्यक्षता की किसने थी? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। सेकंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम में पूछ रहा है तो जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। बात करते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे जो मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 महासचिव कौन था? महासचिव तो ये थे A.O. ह्यूम, इन्होंने ही स्थापना की थी, यही थे महासचिव। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया गया था, किसके द्वारा? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट देखें, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिन रनाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर उपस्थित थे, जस्टिस रनाडे भी थे वहाँ पे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी नहीं थे वहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। पहली वाली किसने की थी? तो पहली वाली अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। और पहले मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे जो है आपके ये थे मोहम्मद सयानी। ठीक है, मोहम्मद सयानी। चले आगे देखते हैं। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे? तो दूसरे सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। देखिए ये आए हुए प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो दूसरा सम्मेलन हुआ था उसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। और जो पहला अधिवेशन हुआ था नॉर्मली देखा जाए तो उसमें टोटल 72 जो है प्रतिनिधि थे उस टाइम पे। और सेकंड जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे सेकंड वाले में वो 33 थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति बनाई गई, उसका सभापति था विलियम डिग्वी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम में? तो ये मैंने बताया था आपको, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनाया गया था तो उसके कुछ उद्देश्य भी थे, जैसे देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात जो थे उनकी भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, साथ ही ये निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो ये थे कुछ उद्देश्य। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित
यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले याद रखिए। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान बहादुर गफ्फार खान, सैयद, ये जो सर सैयद अहमद में ऐसा, यानी कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा। वो कौन था? तो देखिए, फिरोज शाह मेहता थे, हकीम अजमल खां थे, खान बहादुर गफ्फार खान थे, अब्दुल गफ्फार खान, साथ ही सर जो सैयद अहमद है ये नहीं संबंधित थे उससे। अगला देखिए, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था या जा सका, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो लाल बाल और पाल में जो लाल था लाला लाजपत राय, ये हुए थे उसके अध्यक्ष। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन अध्यक्ष रही थी? तो एनी बेसेंट रही थी। ठीक है, वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट। फिर बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सही कथन देखना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ था और उसमें जो है एक लखनऊ समझौता हुआ था, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था 27वां? बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट है सीआर, सही कथन देखना है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। सीआर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए कार्य किया तब कहाँ थे? जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अल्फ्रेड वेब भी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1894 ईस्वी में अल्फ्रेड वेब। आगे देखिए, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उसका यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसका कथन है? ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना तो उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँ, करना है। तो ये कहा था कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड और कहने का मन नहीं करता है, फिर भी नाम के आगे लिख रखा है उन्होंने, तो लॉर्ड रॉबर्ट, इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए नाम लेना पड़ रहा है। आगे देखिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे? तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु किसको चुना गया था? एनसी केलकर को और आईबी सेन को चुना गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल क्या था? तो लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था मुंबई में 1915 में, यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। तो देखिए, नागपुर अधिवेशन 1920, इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चेरियार ने। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। कब की थी? नागपुर अधिवेशन। कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में की थी। सत्य कथन देखिए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 1922 में पाया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, एक मिनट, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया गया है। देखिए, 1922 में जो गया था, बिहार का गया,
यहाँ पे जो INC की जो अधिवेशन हुई थी उसके अध्यक्ष थे CR दास। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना MK गांधी द्वारा की गई थी 32 में। वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का सही क्रम बताना है। पहले महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, बाद में आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी तो बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए। अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सभाएं हैं उनके स्थान हैं। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, उन्होंने जो है अमृतसर की थी 1919 में मोतीलाल नेहरू ने। सरोजनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934, अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940। याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया गया लखनऊ अधिवेशन में। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। वर्ष 1900 ये वाला है जो, इसको ध्यान रखिएगा कि समाजवाद ही सारी समस्याओं को हल करने वाली कुंजी है भारत की। तो ये लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1838 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका जो है 18 नहीं 1900 होगा, ठीक है। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसके बाद में जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष देखने उनके अधिवेशन को स्थान देखने होंगे। तो डॉक्टर MA अंसारी मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में, सरोजनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938। याद रखना। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है। और सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन को याद रखिए। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक ने जहां भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल शुरू हो रहा है। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी थीं? 1898 का इटली अबिसीनिया युद्ध हो गया था, चीन का बॉक्सर आंदोलन हुआ था, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, रूस जापान युद्ध में जापान की जीत हो गई थी। ये सब हुआ था। कब हुआ था? महात्मा गांधी के पदार्पण से पहले भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा थी उसको प्रभावित करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई थी। आगे देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो इनकी पद्धति थी राजा बाम वध आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया कौन? दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले में उपग्रंथी कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उग्रपंथी नहीं थे, बाकी सब थे, ये नरमपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका विरोध की राजनीति का करने का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की जो नीति अंततः समाप्त हो गई, किसने कहा है? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है? बेगिंग इंस्टीट्यूट, बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो 1906 के बाद में ये गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गया था, प्रभावाधीन आ गया था। अरविंद घोष, दादाभाई नौरोजी, जी के गोखले एवं एस.एन. बनर्जी में भारत जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था वो कौन था? तो देखिए, अरविंद घोष गर्म दल से संबंधित था। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल में से उग्रवादी कौन था? तो बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली में से कौन नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक नरम दली नहीं थे। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। फिरोज शाह तो जो मेहता हैं, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़े थे। तो लाला लाजपत राय जो थे वो उदारवादियों से नहीं जुड़े थे। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? लाला लाजपत राय का जो राजनीतिक गुरु था मैजनी था। कौन था? मैजनी। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है, जो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? लाला लाजपत राय थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम तथा मदन मोहन मालवीय मध्यम मार्गी इनमें से कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक जो है मध्यम मार्गी नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक कौन थे? तो अरविंद घोष, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें देखा जाए तो अरविंद घोष उसके समर्थक थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। याद रखिए, वैलेंटाइन शिरोल का नाम। बाल गंगाधर तिलक को जो है सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर ने कहा था। 1908 से जो है में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के जिस ये उग्रवादी जो थे नेता को दी गई थी, तो वो थे कौन? बाल गंगाधर तिलक थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना को। आगे बढ़े। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत की राग अलापने की नीति। कथन और कारण। बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। देखिए, कारण सही है लेकिन ऊपर वाला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया है, बाल गंगाधर तिलक। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, कौन थे? शौकत अली। शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी दोनों की अर्थी उठाई थी। जो है शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ में बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, ये प्रश्न है, शौकत अली थे इसमें। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इससे संबंधित प्रश्न देखिए। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया बी.डी. सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ को शुरू किया विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी कि वी.डी. सावरकर। और नेक्स्ट है कि वी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी है। किसकी जीवनी? मैजनी की। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक उन्होंने लिखी तथा 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो 1857 के विद्रोह में
एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने वाले, यानी कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद गए थे। कौन कूदे थे? वीडी सावरकर। आगे देखिए, हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की? तो ये 1925 में की गई थी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र ने की। वारिद कुमार घोष की क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? अनुशीलन समिति। आगे देखिए, अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन ने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट देखें, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया 1908 में। और मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो ये है आपका प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो CR दास ने बचाव किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी 1924 में। ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शिव शर्मा नहीं थे। अपनी फांसी से पूर्व जिन्हें पीने के लिए दूध को अस्वीकार करके कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा या लूँगा, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर किसना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां हैं ये, उनके द्वारा लिखी गई थी। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी जो षड्यंत्र था के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, रोशन लाल को, राजेंद्र लाहिड़ी को। फिर देखें, काकोरी षड्यंत्र केंद्र 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां क्रांतिकारियों में काकोरी जो षड्यंत्र केस था इसे कौन नहीं जुड़ा था? तो इसमें भगत सिंह नहीं जुड़े थे, रोशन सिंह जुड़े थे, अशफाकुल्ला खां जुड़े थे और राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे। सचिन नाथ सान्याल बक्सी, फिर से देखिए, सचिन नाथ बक्सी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद एवं मम्मथ नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था, तो चंद्रशेखर आजाद जो है बच निकले थे। आगे अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से हुआ जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए, तो कौन थे ये? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला, याद रखिएगा इसको। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, इसको कहा था वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अगला देखें, बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ी ज़्यादा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक राजाओं में एक कौन थे? तो ये थे भगत सिंह। सचिन नाथ सान्याल स्थापित जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा किया था। आगे देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। बात करें अगले की क्वेश्चन की, तो चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कहाँ पे मारा था? मुठभेड़ में मार दिया था गोलियों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। वह बाद केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो ये लाहौर षड्यंत्र केस था। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में बना है। कहाँ बना है इनका स्मारक? फिरोजपुर में बना है।
लाहौर षड्यंत्र के जो कांड था, इसमें बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी किसको नहीं दी गई थी? तो देखिए, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां जो है पहले मुस्लिम थे जिनको फांसी दी गई थी। कालानुक्रम मताना मुकदमों का पहले लाहौर मुकदमा हुआ, फिर कानपुर, फिर काकोरी, उसके बाद मेरठ। आगे देखिए, हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 में हुआ, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 30 में, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण फिर से 1925 में हुआ था, याद रखिए। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद द्वारा, राज बिहारी बोस द्वारा, काकोरी वाला अशफाक उल्लाह खां तथा लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास। मुजफ्फर अहमद, एस.एन. डांगरे हो गया, शौकत उस्मानी, नलिन गुप्ता, ये षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। वो कौन सा था? तो देखिए, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे तथा शौकत उस्मानी के साथ नलिनी गुप्ता, ये सब शामिल थे कानपुर के बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में। प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावा आयोजित किया गया सूर्यसेन के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम आयु के शहीद थे। ध्यान रखिए। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। संगठन और संस्थापक फिर से मित्र मेला वी.डी. सावरकर, गणेश सावरकर। इंडियन, देखिए, मित्र मेला वी.डी. सावरकर या गणेश सावरकर, वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस. सेन, यानी सूर्य सेन या एस. सेन जो भी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन S.N. सान्याल, सचिन नाथ सान्याल। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाया गया लाहौर षड्यंत्र था। जेल में भूख हड़ताल के कारण जो है मृत्यु हो गई जतिन दास की मृत्यु हुई भूख हड़ताल में। चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ के टाइम पे भगत सिंह को फांसी दी, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो कल्पना दत्त जो थे चटगांव आमरी रेड से संबंधित थे और गुरु राम सिंह कुक्का आंदोलन से संबंधित थे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए जो है एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। काकोरी केंद्र में जो बचाव किया गया था अभियुक्तों का, उसमें गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, रिवोल्ट ग्रुप हो गया, सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो थोड़ा सा देखिए, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर सही नहीं है तो आप उसमें कमेंट जरूर करिएगा। तो जैसे ये वाली लाइन है तो इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पता नहीं क्वेश्चन क्या था, उस अकॉर्डिंग इन्होंने उसमें ऑप्शन दिया है। आगे की जो लाइन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। पंजाब नौजवान भारत सभा किसके द्वारा? तो ये भगत सिंह के द्वारा। आगे देखिए, अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन था? तो अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। सही कथन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां में से जिसको गोरखपुर में फांसी दी गई थी तो कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल था। निम्न में से देखिए कौन सा क्रांतिकारी नेता था जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा ने कोलकाता के पुलिस जो थे कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड, इनकी हत्या करने का प्रयास किया था गोपीनाथ साहा ने। निम्न में से वह एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल में से देखिए लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये सब कौन थे? उग्रवादी नेता थे। आगे देखिए,
शांति घोष, सुनिधि चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त में से वह क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दी थी। तो वीना दास ने ऐसा किया था। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लाठी क्लब का जो शुरुआत किया था, हिंदू अखाड़ा का शुरुआत किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में देखिए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब? 1905 में। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी लंदन में बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। यानी होम रूल सोसाइटी भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही शुरू की थी, स्थापित की थी, और इंडिया हाउस की स्थापना भी लंदन में ही हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। गदर पार्टी 1913 में स्थापित की गई थी और सोहन सिंह भाखना ने इसकी स्थापना की थी। सोहन सिंह भाखना ने, और पहले जो है सभापति भी सोहन सिंह भाखना ही थे। फिर है लाला हरदयाल, पंडित रामचंद, बरकत उल्लाह तथा खुदीराम में से जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं था। लाला हरदयाल संबंधित थे, पंडित रामचंद थे, बरकत उल्लाह भी थे, खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस कौन थे? ये पहले छोटी सी उम्र में जो है फांसी इनको दे दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो पहले विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका, अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और गदर था क्या? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना था। वह व्यक्ति जिसने देश के गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की थी वो थे महेंद्र प्रताप। वह स्थान जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अंतरिम सरकार बनी, यानी अंतिम सरकार बनी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अफगानिस्तान। फिर से देखिए, वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की, तो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। कहाँ पे की थी? अफगानिस्तान में की थी। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम जर्मनी के समर्थन से उन्होंने ऐसा किया था अफगानिस्तान में। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं या जननी कहलाती हैं मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। याद रखिए, मैडम भीखाजी कामा का जो सही कथन है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। और सबसे पहले इन्होंने ही जो है तिरंगा फहराया था। मैडम भीखाजी कामा ने ही जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में तिरंगा फहराया था। वो व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी सजा मिली थी, मदन लाल ढींगरा को और ऊधम सिंह को। ठीक है, यह बात जो मैडम भीखाजी कामा बकरतुल्ला, BSS अय्यर और MN रॉय के समान थी, तो वो सभी क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 में लंदन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में की थी अभिनव भारत की स्थापना सोसाइटी की लंदन में। कामागाटा मारू ये क्या है? तो ये कामागाटा मारू क्या है? तो ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत यानी एक जहाज था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीत सिंह तथा BVD सावरकर और सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो बाबा गुरदीत सिंह से संबंधित है कामागाटा मारू की जो है घटना। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अब आते हैं बंगाल विभाजन की ओर। 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हो गया। तुरंत स्वदेशी आंदोलन,
बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। हुआ कब था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन के टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था सर एंड्रयूज फेजर, यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फेजर, याद रखें। बंगाल विभाजन 1905 विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो कौन था जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा जो पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संपर्क उसका समर्थक था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार सुझाव किसने दिया था सबसे पहले? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 को। बंगाल का विभाजन मुख्यतया किया गया बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की जो वृद्धि थी उसको दुर्बल करने के लिए किया गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कौन कौन से थे? बायकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा भी शामिल था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की जो विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में, पहले 1905 में और फिर 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। चले आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हुआ था सैयद हैदर रजा। दिल्ली में सैयद हैदर रजा हो गए, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई हो गए। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन के से जो है मुख्यतया अप्रभावित कौन था? कृषक और मुसलमान अप्रभावित थे, जबकि बुद्धिजीवी थे प्रभावी और महिलाएं भी थीं। कृषक और मुसलमान नहीं थे प्रभावित। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आंदोलन का शीर्षक बन गया स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या है? 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन से संबंध कथन है, सत्य कथन देखने हैं। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था। ये सारे कथन सही हैं, यानी कि बंगाल में किसानों को न तो कोई किसान जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। कौन कौन नहीं हुए थे? किसान नहीं हुए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, याद रखिएगा इस चीज़ को। चले आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन देखिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। ब्रिटिश पत्रकार W.H.W. नेविंसन जुड़े थे किससे? तो देखिए, ब्रिटिश पत्रकार जो W.H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो
अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी द्वारा। आगे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 30 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में कांग्रेस मंत्री, फिर 31 वर्ष की आयु में जो है महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना, कौन थे ये? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज के तौर पर स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया है, कौन सा है? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसमें स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया है। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ और स्वराज जो है 1905 के तुरंत बाद लाया गया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए स्वराज और स्वदेशी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्वराज लिखा हुआ है, स्वदेशी नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चलिए आगे देखिए, तो स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन है, उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी है और गुजराती के प्रोफेसर के रूप में, देखिए 1901 में ये लिखी गई थी और इन्होंने जो है गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया। कौन से प्रोफेसर थे? गुजराती प्रोफेसर थे। बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर ये चुने गए थे। इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में हैं। आगे देखिए, दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन है, पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। फिर 1892 में इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का प्रारंभ किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। गर्म दल नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में, ठीक है। उस टाइम पे जो है उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के तो अध्यक्ष थे आर.बी. घोष थे, यानी कि जब अधिवेशन हुआ था 1907 में तो आर.बी. घोष जो है वहाँ के अध्यक्ष थे। भारतीय कांग्रेस उदारवादियों एवं उग्रवादियों में विभाजित हुई थी। कब? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन के इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। कौन से संकल्प थे वो देखिए, संकल्प कौन कौन से थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ठीक है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस राष्ट्र आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन पे। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन का जो नेतृत्व हुआ था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। आगे देखिए, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन का जो मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, इसकी वजह से अलग हो गए थे ये लोग। अब बात करते हैं 1906 मुस्लिम लीग का
गठन। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सलीमुल्लाह खां, याद रखिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कहाँ पे? ढाका में हुई थी। पहला अध्यक्ष था आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष थे आगा खां और इनका जो है 1907 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 1906 में स्थापना हुई थी और वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कथन है और कारक है, कारण उसके। लीग ने कांग्रेस के में जो है मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था, ये सही है। वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य कथन देखेंगे। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना जो अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से एक थे। चलिए आगे देखिए। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की। ठीक है ना, इसीलिए मिंटो ने जो है पृथक निर्वाचन की स्टार्टिंग करवा दी थी मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुसलमानों की एक लंदन में शाखा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? तो अमीर अली की अध्यक्षता में। मुसलमान यदि खुश है, संतुष्ट है, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये W हंटर ने लिखा है। आगे देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बात करते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया 1909 में और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवधि जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन करवाया, वह थी विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, क्षेत्रों और स्थानों में आरक्षण। अब बात करते हैं दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन की। ब्रिटिश काल में दिल्ली में पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता। ठीक है, और 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। 1911 में देखिए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हो गई थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया, तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग, जिनके प्रवेश पर दिल्ली में जो था वहाँ पे बम फेंका गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला 1912 में और यही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और इंडियन मुस्लिम लीग ने। कहाँ पे? लखनऊ में 1916 में। और इसी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की AC मजूमदार ने 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख जो शिल्पी थी वो थी एनी बेसेंट। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला जो निर्णय था वो क्या था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लेना। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कब स्वीकार की गई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतैक्य का काल कौन सा था? तो 1916 से 1922, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतैक्य का काल था 1916 से 1922। फिर है वर्ष 1916 में लखनऊ के अधिवेशन के विषय में सही कथन है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में पुनः मेल स्थापित हुआ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। राजकुमार शुक्ल ने उनको बताया और आमंत्रण दिया था कि आप चलें वहाँ पे। अब बातें होम रूल लीग पे। होम रूल लीग से भी बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं।
होम रूल लीग का जो आंदोलन था सबसे पहले एनी बेसेंट ने आरंभ किया। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, पहला तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट जो थी गृह शासन आंदोलन से संबंधित थी, गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा था, तो ये होम रूल आंदोलन ही था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर तथा टी.एस. एलकाट में से होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था, तो देखिए टी.एस. एलकाट का नहीं था, बाकी तीनों लोग का था। फिर बात करते हैं सी.आर. दास, मतलब निम्न में से कौन जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो देखिए सी.आर. दास नहीं जुड़े थे, बाकी सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जुड़े थे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कहाँ करा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का जो आरंभ है उसका घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वायत्त जो सेल्फ गवर्नेंस थी उसकी एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, आगे देखिए होम रूल लीग के संबंध में सही कथन क्या है। इसने सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की। तिलक ने होम रूल लीग महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार तक सीमित किया, और इसकी लीग जो थी होम रूल लीग तिलक द्वारा स्थापित थी, जो वो बहुत शक्तिशाली थी। एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन स्टार्ट करने के लिए उत्तरदायी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा भी बनी है। आगे देखिए 1920 में वह संस्था जिसने अपना नाम बदला और स्वराज सभा कर दिया था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदला और स्वराज सभा कर दिया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। अब बात करते हैं गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन की। तो गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के, पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के। महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज में पढ़ाई की, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में स्थित था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। फिनिक्स फॉर्म क्या है, तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित था। एम के गांधी के समर्थक दार्शनिक अराजकतावाद के थे। गांधी के जो राम राज्य के युगल सिद्धांत थे वो सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। गांधी जी के संदर्भ के बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाज के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही कौन सा है, तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी सही है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान है हड़ताल का। गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रही का शस्त्र है अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु एक तरीका बताया, आत्मनियंत्रण। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे गांधी जी, तो 1915 में लौटे और 21 सालों तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। और जहाँ से इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था निकाल करके वो था पीटर मारिट्सबर्ग। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 था, हालांकि अध्यक्षता नहीं करी थी, केवल भाग लिया था 1901 में। फिर बात करें अगले प्रश्न की, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद नगर में के बाहर स्थित है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। गांधी से संबंध जो है साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। सबसे पुराना आश्रम कौन सा है, तो फिनिक्स सबसे पुराना है। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य क्या है, जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसकी विशेषता है नैतिकता, धर्म और मानवता।
सत्याग्रह शब्द को गढ़ा किसने? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहा है महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, ये चीज़। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के बारे में सही कथन क्या है? जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। जिन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावी हुए थे। तो कस्तूरबा के साथ गांधी जी का विवाह कब हुआ था? 13 वर्ष की आयु में। और प्रारंभिक परीक्षा उन्होंने राजकोट से प्राप्त की थी और ग्रेजुएशन श्यामल दास का कॉलेज भावनगर से किया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। ये पुस्तक उनका संदेश महात्मा गांधी को बदल दिया। तो ये क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है रस्किन, थोरो और टॉल्स्टाई से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन। देखिए, इनमें से कुछ आंदोलन दिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा था जहां गांधी जी ने जो है उसमें कोई नेतृत्व तो नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह में उन्होंने कोई नेतृत्व नहीं किया था। गांधी के संदर्भ में सही क्या है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया और असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सब सही है उनके बारे में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बाईकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, बाईकोम सत्याग्रह हो जाएगा। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार गए 20 दिसंबर 1920 को। गांधी के अनुयायियों में ए एन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद में से जो पेशे से एक शिक्षक था, जे बी कृपलानी जो पेशे से एक शिक्षक थे। तो कृपलानी साहब जो थे वो शिक्षक थे। जी डी बिरला, जमुना लाल बजाज, जे आर डी टाटा, बालचंद्र हीराचंद्र। उद्योगपतियों में से जो लंबे समय तक AICC के खरांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, जमला लाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन है? जमला लाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रीज। वह कारागार जिसमें गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, तो यरवदा जेल को उन्होंने मंदिर का नाम दिया था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु के समय पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? माउंटबेटन ने कहा था। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। यानी महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था, कान खोले रखें, मुंह बंद करें। ठीक है, आगे देखें। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी को दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कहा था महात्मा गांधी ने। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक है MK गांधी। महात्मा गांधी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान कहाँ से शुरुआत किया? तो चंपारण से 1917 में। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, अहमदाबाद मिल की हड़ताल से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा किसने लिया था?
तो मजदूर वर्गों ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह का आरंभ किया सूती मिल कारखानों के कामगारों के लिए किया गया था। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपाद से संबंध है दक्षिण अफ्रीका 1930 तीन। ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन क्या है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, इनमें से जो सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ 1917 में। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 1/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से प्रारंभ किया, चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए था। चंपारण जांच में आचार्य जीवी कृपलानी थे, महात्मा गांधी थे, मतलब ये दोनों उनके सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। महात्मा गांधी ने के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन थे? डीजे रीड थे, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरि प्रसाद नारायण और जी रैनी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। आगे देखिए, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था और चंपारण में उन्होंने किसानों से संबंधित यह सत्याग्रह था और इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। और एक क्वेश्चन और आता है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, मतलब उनके गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एक व्यक्ति ने किया था, एन जी रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। आगे देखिए, किसान आंदोलन एवं किसान सभा के बारे में बात करनी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं हमारे बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। चले शुरू करते हैं इसको। चंपारण, बारदोली, बेगू तथा बिजौलिया में से भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था? देखिए, बिजौलिया आंदोलन जो है भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कौन 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, मदन मोहन मालवीय थे, किंतु जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये याद रखें। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था तो ये था अवध प्रदेश। आगे देखिए, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव क्षेत्रों में सही सुमेलन है। सहजानंद सरस्वती ने बिहार में चलाया, खुदाई खिदमत गार्ड NWFP में, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खान दक्षिण असम में। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े कौन थे? स्वामी सहजानंद जुड़े थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। और अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती
और स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों से था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया उनकी मृत्यु के ठीक उनकी मृत्यु के पहले। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे बस। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय किसान विद्यालय एन.जी. रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। बर्खास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बारदोली सत्याग्रह 1928 नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में ही उनको सरदार की उपाधि दी गई थी बाय महात्मा गांधी। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के संबंध में के प्रारंभ में संबद्ध स्थान कौन सा था? तो विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था तो पोचमपल्ली से शुरुआत किया था और यह तत्कालीन आंध्र प्रदेश यानी कि वर्तमान के तेलंगाना राज्य में स्थित है। चलिए अब यहाँ से हमारा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल का क्वेश्चन सेट स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, चलिए देख लेते हैं। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने की थी 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय ट्रेड यूनियन की किसने करी थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. रॉय थे। कानपुर संयंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था 1926 से 1939। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया एम.एन. रॉय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसके बाद में खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। आपको पता है ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।